नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, शीत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। वातावरण में हल्की हल्की ठंडक छाने लगी है। दिन की हल्की हल्की धूप के साथ सिंघाड़े, मूंगफली, गज्जक का स्वाद लेते हुए रात की मीठी मीठी ठंडक हम सभी के मन को लुभाने लगी है। इस मौसम में जब हम अपने खेतों में रबी की फसल बो चुकी हैं, तो सबसे पहले चिंता ये उठती है कि कहीं हमारे खेतों की जो फसलें हैं उनमें कीट व्याधियों का प्रकोप न हो पाए। लेकिन चिंता किस बात की है? हमारा कार्यक्रम है ना, आपकी सभी चिंताओं का निवारण करने के लिए। आज के अंक में हम जानेंगे कि अरहर की फसल में फली छेदक कीटों का समन्वित कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। लेकिन इन सबसे पहले अब समय हो चला है कृषि के समाचार जानने का। तो चलिए देर किस बात की है, अंक की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी बुआई, गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्में बोएं, उन्नत किस्मों से आलू उत्पादन बढ़ाएं, धारवाड़ विधि से अरहर की अच्छी फसल, पशुओं को गल घोंटू रोग से बचाएं। 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी बुआई। प्रदेश के किसानों द्वारा रबी फसलों की बुआई शीघ्रता से की जा रही है। इस साल मौसम में ठंडक जल्दी आने से रबी बुआई समय से पहले पूरी होने की उम्मीद है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश भर में रबी बुआई लक्ष्य 117 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध अभी तक 36 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। हालांकि पिछले साल समान अवधि में 49 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सबसे अधिक बुआई 15 लाख हेक्टेयर चने की हुई। इस वर्ष 32 लाख हेक्टेयर में चना बुआई का लक्ष्य रखा गया। गेहूं की बोनी 11 लाख हेक्टेयर में हुई। रबी की अन्य फसलों में मटर 1.5, मसूर 3 एवं राई सरसों 5 लाख हेक्टेयर में बोया गया। गेहूं से अधिकतम उत्पादन लेने हेतु शीघ्र पकने वाली सिंचित किस्में बोना चाहिए। गेहूं की उन्नत किस्में जैसे MP 3366, HD 2864, HD 2932, JW 1202, JW 1203 बोना चाहिए। मध्यम अवधि में पकने वाली सिंचित किस्में जैसे GW 322, GW 273, MP 1201, MP 1142, JW 3288, JW 3211, JW 3020, JW 3173 लगाएं। देर से पकने वाली असिंचित किस्में सुजाता C 306 तथा 1 से 2 पानी वाली किस्में JW 3211, JW 3288, JW 3173, JW 3020 आदि का चयन करें। उन्नत किस्मों से आलू उत्पादन बढ़ाएं। आलू की बुआई से 15 से 20 दिन पूर्व एक गहरी जुताई कर 2 से 3 हल्की जुताइयां करनी चाहिए। 5 से 7 दिन पूर्व पलेवा कर पाटा चलाकर अंतिम जुताई कर देना चाहिए। फिर कूड़ बनाकर चाहिए जिसकी गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर हो। तत्पश्चात आलू की बुआई करना चाहिए। बुआई पोटैटो प्लांटर की सहायता अथवा हाथ से कूड़ों पर की जा सकती है। प्रसंस्करण हेतु तैयार होने वाली किस्मों की बीज दर सामान्य रहती है। यदि 40 से 50 ग्राम के कंद बुआई हेतु प्रयोग किए जाएं तब बीज दर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। यदि 25 से 35 ग्राम के कंदों का इस्तेमाल बुआई के लिए किया जाता है तब बीज दर 15 से 21 क्विंटल आती है। आलू की उन्नत किस्में कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी हिमसोना, कुफरी सूर्या, कुफरी प्राइसोना, कुफरी ज्योति एवं कुफरी लवकार लगाना चाहिए। पन्ना जिले के विकास खंड पवई के गांव विरासन के कृषक पूरन सिंह धारवाड़ विधि से अरहर की खेती की है। इस विधि से खेती करने हेतु कृषक पूरन सिंह कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से अरहर किस्म TJT 501 लेकर गए और उन्होंने वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार बीज को बीटावेक्स पावर दवा 2 ग्राम प्रति ग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोया। प्लास्टिक थैली में मिट्टी और कंपोस्ट खाद आदि मात्रा में मिश्रण बनाकर थैलियों में भरकर तैयार कर पेड़ की छाया में रखते हुए मई के अंतिम सप्ताह में एक बीज प्रति थैली में बोया गया। जुलाई में प्रथम सप्ताह में पंक्ति से पंक्ति और पोत से पोत 3 से 3 फीट की दूरी पर गड्ढा खोदकर पौधा लगाया गया। इस विधि से बीज 500 ग्राम प्रति एकड़ लगा। धारवाड़ विधि से लगाई गई अरहर की फसल इन दिनों अच्छी स्थिति में है। पशुओं को गल घोंट रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। रोगी पशुओं को अलग कर इनका उपचार करना चाहिए तथा पशुशाला अथवा जहां पशुओं को रखा गया है उस स्थान पर फिनाइल का छिड़काव करना चाहिए। स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण करना चाहिए। HS एलम प्रेसिपिटेट टीका द्रव्य
5 मिलीलीटर उपत्वचीय मार्ग से बछड़ों को 5 से 6 माह की आयु पर टीकाकरण करना चाहिए। यदि 2 से 3 माह की आयु पर टीकाकरण करवा लिया गया है तो 5 से 6 माह फिर से करवाना चाहिए। इसके बाद यह टीकाकरण प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व करवाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां बीमारी अधिक होती है, टीकाकरण प्रत्येक 6 माह बाद कराना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बालाघाट में न्यूनतम 1161 रुपए और अधिकतम 1479 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 1470 रुपए और अधिकतम 1475 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 1880 रुपए और अधिकतम 2040 रुपए और श्योपुर कला में न्यूनतम 1329 रुपए और अधिकतम भी 1329 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। मंदसौर में न्यूनतम 3900 रुपए और अधिकतम 4200 रुपए। नीमच में न्यूनतम 3600 रुपए और अधिकतम 3951 रुपए। सतना में न्यूनतम 3500 रुपए और अधिकतम 4040 रुपए और श्योपुर कला में न्यूनतम 3800 रुपए और अधिकतम 3855 रुपए रहा। अंत में जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बड़नगर में न्यूनतम 2785 रुपए और अधिकतम 3450 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 2300 रुपए और अधिकतम 2905 रुपए। गुना में न्यूनतम 2670 रुपए और अधिकतम 3305 रुपए और बीना में न्यूनतम 2800 रुपए और अधिकतम 2900 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, ये तो थे हमारे कृषि समाचार। इसके बाद जानने की बारी है कि किस प्रकार से हम अपनी अरहर की फसल में कीट व्याधियों से बचाया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दालें हमारे दैनिक आहार का प्रमुख अंग मानी जाती हैं
और ये हम सभी को ज्ञात भी है कि हमारे देश की जो खपत है दालों का, उसका 40% तक आयात अभी भी हमें विदेशों से करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी किस्मों को इजाद में करें और लगाएं अपने खेतों में, जो कि कम अवधि में पके, साथ ही साथ उनमें कीट व्याधियां कम लगें। आज हमारे साथ में डॉक्टर मनीष कुमार सचान हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। हमें बता रहे हैं कि अरहर की फल्ल छेदक कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी देखती हूँ। ये हमारी तुअर या अरहर की खेती हो रही है और इस समय इसमें फूल आ रहे हैं, फूल और फलियां आ रही हैं और निश्चित ही इस समय जो है हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली योग्य बात है, क्योंकि अगर इस समय हम इसकी देख रेख नहीं करेंगे तो हमारा जो पैदावार है काफ़ी कमी आएगी। इसमें जो है प्रमुख 2 या 3 कीट लगते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कीट जो है फली छेदक इल्ली होती है, जिसको हम हेलिकोवर्पा के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, जैसे ही फली आपकी जहाँ से दाना होता है, दाने के ये जो दाना होता है, ये दाने के एकदम बीच में छेद कर देती है और उसी के बीच का दाना खा जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब इल्ली जब यहाँ पे आती है तो आधी बाहर से दिखाई देगी, आधी अंदर रहेगी। तो चने की इल्ली होती है, ये हमारी फलियों को खा जाती है और ये काफ़ी नुकसान करती है। इसी तरह से एक दूसरी इल्ली होती है, आप ये जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा छेद है, ये टूर फाट फ्लाई के नाम से जानते हैं और ये जो अपनी घरेलू मक्खी होती है उससे भी बहुत छोटी होती है। ये क्या करती है, अपना अंडा जो है ये जहाँ पे दाना दिख रहा है उसी के अंदर चुभो देती है और ये दाने को जब हम छील के देखेंगे तो ये इल्ली इन दानों को राउंड सर्कल में खाएगी। ये जैसे दाना है इसी के अंदर आपका पूरा चारों तरफ खा लेगी और पूरा हमारा दाना ख़राब हो जाएगा। तो किसान जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर से दिखाई नहीं देती है और अंदर अंदर पूरा दाना ख़त्म हो जाता है, तो ये काफ़ी नुकसान करता है। इसी तरह से एक हमारा रस चूसक बग भी लगता है, जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूलों से रस चूसता है और जो मुलायम फलियां रहती हैं उससे रस चूसता है, जिसको हम टूर पाट बग के नाम से जानते हैं। ये टूर पाट बग जो है जब रस चूस लेगा तो क्या होगा कि इसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है और पौधों के जो फूल होते हैं वो नीचे ऐसे ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं और फलियां जो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो 3-4 कीट जो हैं ये काफ़ी अरहर के इस समय जो है तुअर में नुकसान करते हैं। तो इनमें किसान भाई हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसा कि सबसे पहले तो हमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। खेत में जाएं, सुबह या शाम देखें कि अगर आपके खेत में जैसे ही इन इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, तुरंत हम आगे की जो योजना है उसको बनाएं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जैसे ही पर मीटर स्क्वायर में अगर आपको 3 से 4 इल्ली दिखाई दे तो हम सोच लेंगे कि हमें सही वक्त आ गया है दवा डालने का और उस समय हम दवा डालेंगे। उसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे कि सबसे पहले हम, चूँकि ये खाने वाली चीज़ है, तो जैविक दवाओं पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे। जैविक दवाओं में जैसे आप 2 दवाएं आप उपयोग में ला सकते हैं। एक तो बैसिलस thuringiensis है जो कि बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड होता है, इसका हम 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें तो उससे क्या होगा, जब ये इल्ली यहाँ पे खाएगी तो साथ में उसके अंदर दवा भी चली जाएगी और वो बीमार हो जाएगी और मर जाएगी। इसी के साथ साथ नीम का तेल, ये आपको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके हम इसका छिड़काव करें। साथ में फेरोमोन प्रपंच का भी हम उपयोग करें। फेरोमोन प्रपंच जो है ये आपके जो मात होते हैं उसमें आकर्षित होंगे और हमें सही अनुमान लग जाएगा कि हमारी तुअर में चने की इल्ली का प्रकोप हो गया है और जब चने की इल्ली का प्रकोप हो जाएगा तो उस समय हम दवाएं डाल सकते हैं। ये आपके जो है 5 से 10 लगेंगे, 1 हेक्टेयर में 5 से 10 लगाना है किसान भाई। लेकिन इनको हमें ध्यान ये रखना है कि ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। जब भी उसका हम सेप्टा लगाते हैं तो बिना हाथ धोए लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो महक होती है वो उस सेप्टा में चली जाती है, तो हमारे मात आकर्षित नहीं होते हैं। तो जब भी हम लगाएं तो या तो हाथ में ग्लव्स पहन लें या तो फोर्स चिमटी के सहारे हम उनको लगाएं और इसका असर जो है 10 से 15 दिन तक का रहता है। 10 से 15 दिन बाद फिर से हम बदल सकते हैं। अब बात आती है इन सब के हम समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें।
समन्वित कीट प्रबंधन करने के लिए गर्मी की जुताई तो किसान भाई ज़्यादातर करने लगे हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो 3 साल में कम से कम एक बार अवश्य कर दें, क्योंकि इन इल्लियों की जो प्यूपी होती हैं, संखी अवस्था होती है, वो मिट्टी में छिपी रहती है और जब हम गहरी जुताई कर देंगे तो वे ऊपर आ जाती है और ऊपर आ जाएगी तो सूर्य की गर्मी से ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी या तो जो चिड़िया रहती हैं वो इनको खा जाएंगी। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई कि जैविक दवाओं का उपयोग करें और अगर आर्थिक क्षित स्तर तक अगर कीड़ा पहुंच रहा है तब हम रासायनिक दवाओं का उपयोग करेंगे। रासायनिक दवाओं के अगर रस चूसक कीट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड या डायमेथोएट। ये जो दवा है इसको हम छिड़काव कर दें तो हमारा जो रस चूसक कीट का प्रकोप जो टूर पाट बग लगता है इसका प्रकोप नहीं होगा। किसान भाई, जैसा कि आप जो तुअर की जो खेती जो करते हैं उसमें सबसे यही चीज़ है कि हम लोग खाने के लिए उपयोग में लाते हैं दाल, तो ज़्यादातर कोशिश यही करें कि हम रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहें बल्कि जैविक दवाओं पे ही निर्भर रहें। इसी तरह से एक जो है चने की इल्ली के लिए न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस आता है, ये 250 से 350 इल्ली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो हमारी जो चने की इल्ली का प्रकोप है वो बच जाएगा। और हमारे चूँकि हमें दाल में खाने में उपयोग करते हैं तो जो इसका रेजिडुअल इफेक्ट होता है दाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो ये कम होगा। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे खेतों की मिट्टी में 16 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी कमी या अधिकता का सीधा प्रभाव हमारे पौधों पर पड़ता है। इन जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा हमारी भूमि में स्थिरता से बनी रहे, इसको बनाए रखने के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है कि मृदा परीक्षण किया जाए। लेकिन मृदा परीक्षण के लिए नमूना किस प्रकार से लिया जाए, यही आज आपको बताएंगे डॉक्टर आरजे तिवारी। कृषि वैज्ञानिक हैं ये, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। मृदा स्वास्थ्य 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। पहला मृदा की भौतिक दशा, दूसरी रासायनिक दशा, तीसरा जो है जैविक दशा। मृदा की भौतिक दशा में मृदा की किस प्रकार की मिट्टी होती है कि हमारी मिट्टी में सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, या उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये मृदा की भौतिक दशा बताता है ये। और दूसरा होता है मृदा की रासायनिक दशा। रासायनिक दशा में मृदा की जो पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो उसमें अम्लीयता क्षारीयता होती है, ये मृदा की रासायनिक अवस्था बताती है। तीसरा जो है मृदा की जैविक दशा। हर एक मृदा में जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, बृहद जीवाणु, इनकी एक पॉपुलेशन होती है, उतना पॉपुलेशन होना अति आवश्यक है। ये हम इस मृदा स्वास्थ्य में इनके पॉपुलेशन को भी जानना जरूरी होता है कि हमारे मृदा में कितने बैक्टीरिया हैं, कितने एक्टिनोमाइसीटीज हैं, कितने फंगस हैं और कितने वर्म्स पाए जाते हैं। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होना अति आवश्यक है। ये हमारा मृदा परीक्षक है जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान
भोपाल द्वारा विकसित की गई है। इसमें सभी के सभी पोषक तत्व निकल जाते हैं। हमें जो पहली शुरुआत करनी पड़ती है, हमें आसुत जल का प्रयोग करना पड़ता है। ये आसुत जल के लिए हमें जो रहेगा, अब हमेशा डबल डिस्टिल ही होना चाहिए। डबल डिस्टिल करने के लिए ये हमारा डबल डिस्टिलेशन प्लांट है। ये यहाँ से टेप वाटर जो है हमारे इस सिलेंडर में आ रहा है। ये इसमें इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए और एक्यूरेसी आने के लिए हम पोटेशियम परमेंगनेट डाल देते हैं। ये जब डिस्टिल होकर के भाप बन करके उड़ता है तो ये दूसरे सिलेंडर में आता है। ये दूसरा सिलेंडर फिर कंडेंस होकर के पानी के रूप में बदलता है। फिर हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा ये डबल डिस्टिल वाटर निकलता है। ये डबल डिस्टिल वाटर जो हम पोषक तत्व निकालेंगे, उन सभी पोषक तत्वों में डबल डिस्टिल का ही उपयोग किया जाता है। ये हमारा ये जो मृदा परीक्षक है, इसमें हम सभी पोषक तत्व निकालते हैं। इसमें जो 10 पोषक तत्वों को निकालने की सुविधा इसमें उपलब्ध है। ये इसमें सबसे पहला हम निकालते हैं पीएच मान। पीएच मान ये मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। हमारी मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है। क्षारीय होने पर जैसे ऊसर ज़मीन है, हम उस पर अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकते, या बहुत अम्लीय है तो हम खेती नहीं कर सकते। तो हम उस मिट्टी सुधारने के लिए पहला है कि मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता निकालने के लिए हम पीएच मान निकालते हैं। दूसरा, इस पैरामीटर में हम एक विद्युत चालकता ये है कि हमारे जो सॉल्यूशन मिट्टी है, इस मिट्टी में हमारे कितने घुलनशील लवण जो है इसमें हैं। ये यदि हमारे ज़मीन इसमें ज़्यादा घुलनशील लवण होंगे तो हमारी ज़मीन उतनी ही खेती के लिए अनुपयुक्त होगी। ये हम मृदा की विद्युत चालकता निकाल रहे हैं। विद्युत चालकता निकालने के लिए 10 ग्राम मिट्टी लेते हैं और उसमें 20 ml पानी रख करके आधा घंटा तक उसको इंतज़ार करते हैं ताकि वो जितने घुलनशील लवण हैं इस मृदा में आ जाएं। फिर अपने इस मृदा परीक्षक को स्टार्ट कर देते हैं और इसमें डिप कर देते हैं इस इलेक्ट्रोड को, और जो ये रीडिंग ऑटोमेटिक अपने आप बताती है। अब जो मीटर मैंने नमूना लिया है ये बता रहा है इसमें 0.50 इसकी विद्युत चालकता बता रही है। अगर 1 से नीचे है तो हमारी वो मिट्टी हमारे खेत के लिए उपयुक्त है। यदि 1 से ऊपर है तो थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन 2 के ऊपर जो है हम खेती करने योग्य इस मिट्टी को नहीं मानते हैं। ये तो ये हमारा जो बता रहा है करीब 0.50 बता रहा है, जो हमारे फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये अब फिर जब हम दूसरा सैंपल लेते हैं तो सीधे जो है डायरेक्ट दूसरे हम सैंपल में डिप नहीं करते। सबसे पहले इसको जो है हमारे पास वॉश बॉटल है, ये वॉश बॉटल से इसको धो देते हैं ताकि पुराने जो मृदा नमूना लिया गया है उसका जो है रेसिडुअल इफेक्ट ये पूरा ख़त्म हो जाए, उसका कोई असर ना रहे। इसके बाद जो है हम इसको, ये टिश्यू पेपर मेरे पास है, इस टिश्यू पेपर अच्छी तरह इसको वाइप कर देते हैं। वाइप करने के बाद फिर हमारा ये दूसरा नंबर का सैंपल है, इस दूसरे सैंपल लगा करके इसमें जो है हम डिप कर देते हैं। करीब 4 या 5 सेकंड ही लगती हैं। ये अपना रीडिंग जो है, अब जी इसका ये है कि अभी जो पहले मैं नमूना बताया था वो 50 था, इसका 0.54 आया। तो हमारे जितने नमूने रहते हैं वो सबके अलग अलग जो रीडिंग आती है उसको नोट करते हैं, फिर उसी अनुसार हम किसानों को सलाह देते हैं। ये हमारे जो विश्लेषण में कोई चीज़ जो निकलने के बाद ये समान अवस्था में पाया जाता है तो हमारे उर्वरक की जो अनुशंसित मात्रा है हम अनुशंसित मात्रा का उपयोग करते हैं। यदि कोई पोषक तत्व कि हमारी उपलब्धता ज़मीन में कम बताती है तो उसे हम करीब 1.25 गुना बढ़ा करके देते हैं। यदि हमारे ज़मीन में कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में है तो उसकी जो है 75% ही हम खेत में उर्वरक देने की सिफारिश करते हैं। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज के अंक में हमने जाना कि अरहर की फसल में कीट व्याधियों का समन्वित कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ मृदा का नमूना किस प्रकार से लिया जा सकता है, यह भी आपने जाना। हम यह आशा करते हैं कि हमारे आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार से भी आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर आप अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहें, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो चलिए आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि घड़ी भी मुझे बता रही है कि जाने की बेला आ चुकी है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।